हम लोग विद्युत सेल तथा उससे संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और यह संयोजन भी संधारित्रों के संयोजन तथा प्रतिरोधों के संयोजन से मिलता जुलता है। ओके, और आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि सेलों के संयोजन को हम लोग बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वैद्युत परिपथ की रचना करते समय प्रायः 2 अथवा अधिक सेलों का संयोजन आवश्यक हो जाता है और सेलों का यह संयोजन किसी परिपथ में विभवांतर अथवा विद्युत धारा परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि लिखा गया है विभवांतर अथवा विद्युत धारा परिवर्तित करने के लिए, यानी कि सेलों का संयोजन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं विद्युत धारा और विभवांतर को बढ़ाने के लिए अथवा घटाने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रायः सेलों के संयोजन का इस्तेमाल हम लोग विभवांतर अथवा विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। ओके, और यह परिवर्तन सेलों के संयोजन के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस तरह से हम लोग उसका संयोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलों का संयोजन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व क्रम अथवा समांतर क्रम संयोजन। ओके, किसी किसी किताब में आप लोगों को एक तीसरा प्रकार भी मिलेगा जिसको कि मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, तो कई स्थितियां ऐसी आती हैं जब हम लोगों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिश्रित रूप में यूज करना पड़ता है, यानी कि एक ही परिपथ में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों लगे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित क्रम। लेकिन अगर आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जान जाते हैं तो मिश्रित क्रम के बारे में अपने आप ही जान जाते हैं। इसीलिए सेलों के संयोजन को निम्नलिखित मुख्यतः 2 ही प्रकार में विभाजित किया गया है। ओके, और आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। अगर 2 सेलों के बीच में केवल और केवल एक ही ज्वाइंट हो, एक ही जोड़ हो, तो हम लोग ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे कि ये संयोजन, ये क्या है? ये है श्रेणी क्रम संयोजन। ओके, और अगर 2 सेलों के बीच में 2 ज्वाइंट होते हैं तो ऐसे संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो उम्मीद है आप लोगों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ओके, इसके लिए हम लोगों को एक परिपथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सेल हैं जिनके EMF ε1 और ε2 हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 हैं। ओके, तो ये है एक श्रेणी क्रम संयोजन। ये है, मान लेते हैं, दूसरा सेल। ये है दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये है पहला सेल और ये है पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ओके, तो हमको क्या करना रहता है कि अगर कोई भी संयोजन हम लोग करते हैं, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम, तो हम लोगों को केवल एक ही काम रहता है कि उस संयोजन के कारण जो बैटरी बनेगी उसका EMF कितना होगा, और अगर उसको हम लोग किसी परिपथ में लगा देंगे तो धारा कितनी प्रवाहित होगी। ओके, क्योंकि ये संयोजन के कारण उत्पन्न धारा होगी और संयोजन के कारण उत्पन्न विभव होगा, EMF होगा। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि परिपथ में एक रेजिस्टेंस है R, जिसमें हम लोगों ने इस संयोजन को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और इस संयोजन के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा I है। ओके, और मान लेते हैं कि ये बिंदु है A, यहाँ पे बिंदु है B और यहाँ पर बिंदु है C।
ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर विभवों का सिंबल दिखा सकते हैं। विभवों का सिंबल यहाँ पे मान लीजिए कि ये तो धन प्लेट है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, इसी तरह से यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। लेकिन अब बात आती है कि इसके अक्रॉस जो विभव होगा, इसके दोनों सिरों के बीच जो विभव होगा वो किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो ये कैसे पता करेंगे? तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर धारा जो प्रवाहित हो रही है इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो धारा इधर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। ओके, और आप लोगों को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। बात क्लियर है? इसका मतलब, और आपको ये भी पता है कि जो बैटरी होती है या फिर सेल होता है उसमें जो निम्न विभव होता है वो ऋणात्मक होता है और जो उच्च विभव होता है वो धनात्मक होता है। तो हमको यहाँ पर भी विभव पता चल गया कि इधर अगर विभवांतर निकालना चाहें तो ये माइनस ये करेंगे, क्योंकि हमारा कन्वेंशन है कि हम लोगों को विभवांतर को धनात्मक दर्शाना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऋणात्मक विभवांतर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं। माना एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2 EMF के दो सेल जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ओके, माना इस संयोजन को प्रतिरोध R से जोड़ने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो हमारा काम क्या है इसमें? हम लोगों को संयोजन का प्रभावी विभव और परिपथ में धारा पता करना, यही काम है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो बिंदु A व B के बीच जो विभवांतर होगा उसको हम लोग कह सकते हैं VAB, और ये बराबर होगा VA माइनस VB के। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि A पर उच्च विभव है और B पर निम्न विभव, तो इसके बीच जो विभवांतर होगा हम लोग उसको लिखेंगे VA माइनस VB, क्योंकि हम लोग कन्वेंशन पहले से मान के चल रहे हैं कि विभवांतर को हम लोग जब भी दर्शाएंगे कोशिश करेंगे कि वो धनात्मक रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऋणात्मक की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हम लोगों ने पहले ही ये एक फार्मूला पढ़ा है, V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR, पिछले ही क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग VA माइनस VB जो कि उत्पन्न हो रहा है पहले सेल के कारण और उसका EMF है एप्सिलॉन 1, तो VA माइनस VB हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 के। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिपथ में धारा I बह रही है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। तो हम लोग बड़े आराम से पता चल जाएगा हमको कि VAB बराबर होगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से बिंदु B व C के बीच विभवांतर
भी बी सी को भी हम लोग लिख सकते हैं, इधर धन टर्मिनल है, इधर ऋण टर्मिनल है। ओके, तो भी बी माइनस भी सी, तो ये होगा भी बी माइनस भी सी, ये बराबर आएगा एप्साइलन 2 माइनस IR2। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, और हमको पता करना है इस संयोजन के कारण विभवांतर। ओके, तो संयोजन के कारण जो विभवांतर होगा वो बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर के बराबर होगा। ओके, क्योंकि ये एक बैटरी बन गई, तो बैटरी का दोनों टर्मिनल जो रहेगा वो ए होगा और सी होगा, तो ए और सी के बीच जो विभवांतर होगा वही इस संयोजन का विभवांतर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए व सी के बीच विभवांतर हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख सकते हैं कि भी ए सी बराबर होगा भी ए बी प्लस भी बी सी के। ओके, क्योंकि अगर ये V1 है, ये V2 है, तो जो भी होगा, मतलब ये संयोजन का जो विभवांतर होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होना चाहिए। आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। ओके, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ही हमको पता चल जाएगा कि भी ए सी जो होगा वो होगा भी ए बी प्लस भी बी सी के बराबर। और अगर समीकरण 1 और 2 से हम लोग भी ए बी और भी बी सी को यहाँ पर रख दें तो पता चल जाएगा हमको एप्साइलन 1 माइनस IR1 प्लस एप्साइलन 2 माइनस IR2 भी ए सी के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से इतना आ जाएगा, अथवा भी ए सी बराबर एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन 2, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो माइनस आई कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसको बना लेते हैं समीकरण 3। यदि संयोजन का प्रभावी प्रभावी EMF तथा प्रभावी यहाँ पे तुल्य भी लिख सकते हैं, प्रभावी आंतरिक प्रतिरोध एप्साइलन तथा R हो, तो हमको पता है कि जो भी AC होना चाहिए वो एप्साइलन माइनस IR के बराबर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब हम लोग तुल्य EMF की बैटरी या फिर सेल लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों सेलों को हटाकर केवल एक सेल लगा सकते हैं, यानी कि उस सर्किट को हम लोग एक नए सर्किट से दर्शा सकते हैं जिसमें केवल एक ही सेल होगा। ओके, तो ये हो गया एप्साइलन और ये हो गया R, ये है बिंदु A और ये है C और ये है कैपिटल R। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भी ए सी बराबर एप्साइलन माइनस IR आएगा। ओके, तो ये सर्किट अब ये सर्किट के ही बराबर है। ओके, यानी कि ये दोनों सर्किट एक ही हैं, यानी कि ये दोनों इक्वेशन भी एक ही होने चाहिए। इसको समीकरण हम लोग 4 मान लें तो हम लोग तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 तथा 4 की
तुलना करने पर हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है, यानी कि ये भी वही होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। तो पता चलेगा कि एप्साइलन बराबर एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन 2 आएगा, तथा आर बराबर आएगा R1 प्लस R2 के। ओके, यानी कि अगर हम लोग श्रेणी क्रम में दो सेलों को जोड़ते हैं तो उनका EMF आपस में जुड़ जाता है और आंतरिक प्रतिरोध भी आपस में जुड़ जाता है। कब? लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि इन दोनों के धन टर्मिनल एक ही दिशा में होने चाहिए और ऋण टर्मिनल ठीक विपरीत दिशा में। ओके, तो हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं, अर्थात सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी लिखें या प्रभावी लिखें या तुल्य लिखें, सब एक ही है, ठीक है। पर परिणामी विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध सेलों के EMF तथा आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस आएगा और वो केस है यदि दोनों सेलों के टर्मिनल की ध्रुवता बदल दी जाए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र कहाँ है? बनाना पड़ेगा। तो ये रहा पहला सेल और ये रहा दूसरा सेल, लेकिन ऐसे है ध्रुवता इसकी, ठीक है। ये है बिंदु A, ये है B और ये है C, और इसको हमने जोड़ दिया एक प्रतिरोध से, ठीक है। ये है एप्साइलन 1, ये है एप्साइलन 2, ये है R2, ये है R1। ओके, तो यहाँ इसको हटा के कमा, तो यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं। ये कैपिटल R है इसमें, अच्छा ठीक है। यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं। नंबर 1, पहली स्थिति हो सकती है यदि एप्साइलन 1 बड़ा हो एप्साइलन 2 से। ध्यान दीजिए, यही मेन चीज़ है। एप्साइलन 1 एप्साइलन 2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या? यहाँ पर जो धन आवेश होगा और यहाँ पर जो ऋण आवेश होगा इसके दोनों टर्मिनलों में, वो
इसके ऋण आवेश और इसके धन आवेश से बड़ा होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये ऋण आवेशित टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ की तरफ जाना चाहेंगे, यानी कि इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो इधर की तरफ प्रवाहित होगी, ये तो सबको पता ही है। और इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो इधर की तरफ प्रवाहित होगी। ओके, लेकिन इसका ईएमएफ बड़ा है, यानी कि इस पर जो धन आवेश है वो इसके धन आवेश से बड़ा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इस परिपथ में वो इधर से चलकर इधर जाएंगे, यानी कि धारा जो है इधर से चलकर इधर जाएगी। लग रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। देखिए, इसका कुछ ईएमएफ है, यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश। तो अगर ये सेल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर के इधर की तरफ जाते और धारा इधर से निकल कर इधर की तरफ जाती। ओके, लेकिन यहाँ पर एक और सेल उपस्थित है जिसका ये धन आवेशित टर्मिनल इससे ज़्यादा धन आवेशित है, यानी कि इसके कारण इधर की तरफ धारा जाना चाहेगी, लेकिन इसका ईएमएफ ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर न जा कर के इधर जाएंगे। तो धारा किधर प्रवाहित होगी, इधर प्रवाहित होगी। दिखा देते हैं, चलिए, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन 1 बड़ा है तो धारा इधर प्रवाहित होगी, यानी कि इस केस में ये सेल जो होगा चार्ज होगा, इसी को कहते हैं चार्जिंग। ओके, इस सेल का ईएमएफ ज़्यादा होने के कारण धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगी, यानी कि नेट धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगी और इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये सेल इस कंडीशन में चार्ज होगा, यानी कि जो परिपथ में ए और सी के बीच जो विभवांतर होगा वो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 न हो करके इस बार बदल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यदि एप्सिलॉन 1 बड़ा हो एप्सिलॉन 2 से, तब VAB, तो हमको पता है कि VA माइनस BB यानी कि एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 होगा, लेकिन VBC क्या हो जाएगा इस बार, क्योंकि धारा इधर न बह करके इधर की तरफ बह रही है। तो धारा जब इस सर्किट में इधर की तरफ बह रही है, यानी कि इधर जा रही है धारा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं वो इधर प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होगा B, इस पर जो विभव होगा वो C पर जो विभव होगा उससे कम होगा, क्योंकि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस स्थिति में VBC बराबर होगा VB माइनस VC के, और आपको ये अब तक पता चल गया होगा कि ये पक्का ऋणात्मक आना चाहिए। तो ये ऋणात्मक अगर आएगा तो माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस R2 इसकी वैल्यू आएगी, और ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस IR2 के बराबर। ओके, और यहाँ पर एक बात मेन पॉइंट समझिएगा कि हमने यहाँ पर लिखा माइनस IR2 और यहाँ पे आ गया हमारा प्लस IR2, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धारा इधर प्रवाहित हो रही है, तो इस पर हम लोग अगर इस प्रतिरोध पे देखना चाहें तो इधर की तरफ माइनस हो जाएगा, इधर की तरफ प्लस विभव हो जाएगा। उसी तरह से इस पर यहाँ पे माइनस तो है, लेकिन धारा किधर प्रवाहित हो रही है, इधर की तरफ, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस विभव हो जाएगा, यानी कि इसके बीच जो विभवांतर है वो इसी दिशा में है, इसके ही जैसा है। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस है, तो केवल ये विपरीत हो रहा है, ना कि ये विपरीत हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो माइनस IR2 है, ठीक है, तो वो उल्टा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, केवल क्या उल्टा होगा, माइनस एप्सिलॉन 2।
एप्सिलॉन 2 था पहले, अब हम लोगों ने पोलैरिटी विपरीत कर दी है, ध्रुवता को उल्टा कर दिया है, बदल दिया है। तो उस केस में केवल एप्सिलॉन 2 माइनस होगा, ना कि R2। ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगा। उम्मीद है कि क्लियर होगा। और ये कब है? जब एप्सिलॉन 1 बड़ा है एप्सिलॉन 2 के। ये भी मेन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः VAC बराबर VAB प्लस VBC बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। तो इस स्थिति में हमको VAC मिल जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, यहाँ पर फिर से माइनस कॉमन होगा, IR1 प्लस R2, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सारे काम जो भी हो रहे हैं यहाँ पे सब अध्यारोपण के सिद्धांत से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने VAB निकाला तो हम लोगों ने देखा कि इधर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है निम्न विभव होगा, सॉरी उच्च विभव होगा, और यहाँ पे निम्न विभव होगा। तो उच्च विभव यहाँ पर भी आया, निम्न विभव यहाँ पे आया, यहाँ पे उच्च निम्न पहले से ही है, तो धारा इधर की तरफ प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर उच्च विभव आया, यहाँ पे निम्न, यहाँ पे निम्न, यहाँ पे उच्च। ठीक है, तो हम लोग VAB निकाले तो VA माइनस VB किया, तो VA माइनस VB किया तो ये V1 प्लस V2 के बराबर होगा। और यहाँ पे V1 जो है IR1 है, और ये एप्सिलॉन 1 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने पहले ही V और एप्सिलॉन और R के बीच में रिलेशन पहले से ही निकाला हुआ है पिछले क्लास में, तो हमको पता चल जाएगा कि V बराबर एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 होगा। ठीक है, उसी तरह से जब हमको पता चल गया कि इसकी ध्रुवता इधर प्लस है, इधर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो VBC जो भी होगा वो VB माइनस VC होगा, और VB माइनस VC करेंगे तो ये तो ऋणात्मक रहेगा ही, और ये भी उल्टा हो गया है तो ये भी ऋणात्मक हो गया, तो माइनस एप्सिलॉन 2, ये माइनस IR2, तो एप्सिलॉन 2 IR2। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। ओके, अर्थात यदि परिणामी EMF एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तो इस स्थिति में एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। कब? जब एप्सिलॉन 1 बड़ा है एप्सिलॉन 2 से, तब जो परिणामी EMF आएगा वो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 आएगा, लेकिन R में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हमेशा R1 प्लस R2 ही है। ठीक है, अब स्थिति 2 देखेंगे यदि, तो यहाँ पे है यदि एप्सिलॉन 2 बड़ा हो एप्सिलॉन 1 से। ठीक है, तो इसको तो मैं नहीं करने वाला हूँ, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो उपरोक्त विधि से हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन बराबर आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 के, तथा R बराबर R1 प्लस R2 ही रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर एप्सिलॉन 2 बड़ा होगा एप्सिलॉन 1 से, यानी कि जो परिणामी धारा होगी इधर की तरफ बहेगी और ये बैटरी चार्जिंग अवस्था में रहेगी। ठीक है, ये बैटरी चार्ज हो रही होगी उस अवस्था में, तो जब इधर की तरफ धारा बहेगी तो पोलैरिटी इसकी उल्टा आएगी, VAB जो होगा माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस IR1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो VBC होगा वो एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 ही रहेगा। तो जब हम लोग VAC निकालेंगे तो उसमें एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 की जगह एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 आएगा, जबकि माइनस IR1 प्लस R2 जैसा का तैसा बना रहेगा। तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो दूसरी स्थिति है उसमें एप्सिलॉन आएगा हमारा एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1,
यानी कि EMF एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 हो जाएगा परिणामी EMF। ओके, और परिणामी आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो R1 प्लस R2 ही होगा। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को ये श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया है। ठीक है, तो अभी तक तो हमको केवल ये पता चला कि परिणामी EMF कितना होगा, अभी तक हम लोगों को परिणामी धारा नहीं पता चली। ओके, तो चलिए अब हम लोग धारा निकाल लेते हैं। तथा समीकरण 4 से परिपथ में प्रवाहित परिणामी धारा I बराबर हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन बटा R प्लस R। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों? क्योंकि समीकरण 4 में हमको मिला हुआ है VAC बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। ओके, और VAC को ओम के नियम से हम लोग IR लिख सकते हैं। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो जो VAC होगा वो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा। तो इसमें विभवांतर इधर की तरफ विभव प्लस होगा, इधर माइनस, तो ये VAC को ही दर्शाएगा। ठीक है, तो VAC को हम लोग IR के बराबर भी लिख सकते हैं, और जैसे ही IR के बराबर लिखेंगे तो हम लोग अगर इधर ये माइनस IR को इधर भेज देंगे तो I बराबर हम लोगों को पता चल जाएगा एप्सिलॉन बटा R प्लस R। ओके, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में परिणामी EMF और धारा का फार्मूला हमको पता चल गया, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक लाइन और बचा है। स्पष्ट है कि यदि n सेल श्रेणी क्रम में लगे हैं तो परिणामी EMF एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 प्लस एप्सिलॉन n के, तथा परिणामी आंतरिक प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ओके, और ये कब होगा आप लोगों को पता है कि जब पोलैरिटी यानी कि ध्रुवता सबकी एक ही दिशा में होगी। ओके, तो हमको ये पता चल गया। अब इसमें कुछ विशेष पॉइंट हमको मिलेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विशेष। इसमें नंबर 1 मिलेगा, यदि n सेलों के संयोजन में एप्सिलॉन 1 बराबर एप्सिलॉन 2 बराबर एप्सिलॉन 3 डॉट 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 बराबर एप्सिलॉन n, तथा इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तथा R1 बराबर R2 बराबर डॉट 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 बराबर RN बराबर R मान लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जो परिणामी EMF था उसको एप्सिलॉन माना है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सबकी बराबर EMF होने के कारण हम लोगों ने एप्सिलॉन उसको नोटेशन उसको दे दिया है। ठीक है, कि सबका जो बराबर EMF है वो एप्सिलॉन के बराबर है और आंतरिक प्रतिरोध R के बराबर है। तब इस अवस्था में हम लोग परिणामी EMF को दर्शाएंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है।
इक्विवेलेंट, तो ये बराबर आ जाएगा एन एप्सिलॉन के, क्योंकि सबका योग के बराबर ही होगा, तथा आर इक्विवेलेंट बराबर आएगा एन आर के। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, इस नंबर की ज़रूरत नहीं है। ओके, अतः आई बराबर कितना आ जाएगा, एन एप्सिलॉन अपान आर प्लस एन आर। ओके, अगर हम लोग एन कामन ले लें यहाँ से तो हमको मिलेगा, एन कामन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं, दो स्थितियाँ संभव हैं। कौन कौन सा? नंबर पहला स्थिति बताता है कि यदि एन आर काफ़ी छोटा है आर से। ओके, मतलब कि अगर हम कहें कि आर जो है 1000 ओम है और जो एन आर है वो 1 ओम है, तो ये तो आर से बहुत ही छोटा है, तो 1000 में 1 जोड़ दें या घटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि हम इसको 0 मान सकते हैं। ओके, तो इस अवस्था में इसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं, यानी कि ये निग्लिजिबल है, इसको 0 मान सकते हैं। ठीक है, अर्थात यदि एन आर बहुत स्मॉल है आर से, तो आई हमको मिल जाएगा एन एप्सिलॉन बटा आर, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कि ये बराबर है एन गुणे एक सेल से प्रवाहित धारा के। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक I1 धारा मान लेते हैं, स्मॉल आई धारा का एक एक सेल है। ठीक है, तो कई सारे सेलों को, मतलब n सेलों को जोड़ दिया है जिसमें से कि धारा I प्रवाहित हो रही है, तो हमको जो परिणामी धारा मिलेगी वो इस एक सेल के कारण उत्पन्न धारा का n गुना मिलेगी, यानी कि धारा बढ़ जाएगी इसी स्थिति में। ठीक है, तो अर्थात परिपथ में प्रवाहित कुल धारा किसी एक सेल से प्रवाहित धारा का n गुना होगी। ओके, तो अगर हमको परिपथ में धारा ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। नंबर दूसरा, यहाँ पर दूसरी स्थिति भी पॉसिबल है, यदि एन आर बहुत छोटा है, सॉरी छोटा वाला तो केस हो गया, यदि एन आर काफ़ी बड़ा है आर से, यानी कि इस बार एन आर अगर 1000 ओम हो जाए और आर जो है 1 ओम रहे, तो इस समय हम लोग आर को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्थिति में एन आर काफ़ी बड़ा है आर से, तो हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर एन एप्सिलॉन अपान एन आर बराबर एप्सिलॉन अपान आर, ये बराबर होगा एक सेल से प्रवाहित धारा के ही बराबर होगा, प्रवाहित धारा के बराबर होगा। ओके, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल रहा है कि अगर हमारे पास n सेल हैं और हमको उनका इस्तेमाल करके परिपथ में धारा बढ़ानी है, क्योंकि जो उन सेलों का अलग अलग धारा है, यानी कि उन सेलों से जो अलग अलग प्रवाहित धारा है वो काफ़ी कम है और हमको चाहिए काफ़ी ज़्यादा धारा, तो उनका हम लोग श्रेणी क्रम में उपयोग तभी करेंगे
जब उनके आंतरिक प्रतिरोध यानी कि जो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो परिणामी आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बाह्य प्रतिरोध से काफ़ी कम हो, तभी हम लोग इस श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तभी धारा I जो है बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर उनके परिणामी आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में I बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है।